जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जो आज से हजारों साल पहले थी। एक बहुत बड़ी, बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन, लाखों लोग, एकदम प्लान्ड शहर और एक ऐसी संस्कृति जो अपने वक्त से कई कई आ गई थी। और फिर अचानक वो सब कुछ बस गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। आज हम इसी खोई हुई रहस्यमयी दुनिया की कहानी में उतरने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लाखों लोगों की एक पूरी की पूरी सभ्यता गायब कैसे हो सकती है? ये वो सवाल है जिसने ना जाने कितने हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स की नींदें उड़ा रखी हैं। ये एक तरह की डिटेक्टिव स्टोरी है ना, जिसके सारे सुराग हजारों साल पुराने खंडरों में दबे पड़े हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पुरानी पहेली हमें कहां तक ले जाती है। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है इसकी खोज की कहानी से ही, क्योंकि सदियों तक तो किसी को पता ही नहीं था कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी भी। ये तो बस गुमनामी के अंधेरे में खोई हुई थी, जब तक कि कुछ इत्तेफाक से हुई खोजों ने इसे दुनिया के सामने लाकर खड़ा नहीं कर दिया। जरा सोचकर देखिए, लगभग 100 साल पहले तक ये शानदार शहर बस मिट्टी और वक्त के टीलों के नीचे दबे हुए थे। कहानी की असली शुरुआत होती है 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई का काम शुरू किया। और ठीक अगले ही साल आर.डी. बनर्जी को मिल गया मोहनजोदड़ो। और फिर 1924 में जब सर जॉन मार्शल ने ऑफिशियली इसका ऐलान किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। मतलब भारत का पूरा इतिहास ही फिर से लिखा जाना था। इस सभ्यता की महानता का जो पहला और सबसे बड़ा सबूत मिला ना, वो थे इसके शहर। उनकी बनावट इतनी कमाल की थी, इतनी एडवांस्ड, कि वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े साम्राज्य की। इतना बड़ा कि आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बड़े हिस्सों को मिलाकर ये करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ये उस वक्त की मिस्र और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशंस को मिला भी दें तो उससे भी बड़ा इलाका था। कमाल है ना? और पता है ये कब की बात है? आज से लगभग 4,500 साल पहले, मतलब 2500 ईसा पूर्व के आसपास ये सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी। ठीक उसी वक्त जब दुनिया में मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी सभ्यताएं फल फूल रही थीं। अब आते हैं सबसे हैरान कर देने वाली बात पर। इनके शहर वो आज के मॉडर्न शहरों की तरह प्लान किए गए थे। सोचिए, सड़कें एकदम सीधी एक ग्रिड पैटर्न में एक दूसरे को काटती थीं। कई घरों के अंदर अपने बाथरूम थे और पूरे शहर में ढकी हुई नालियों का एक जबरदस्त नेटवर्क था। और तो और जो ईंटें इस्तेमाल हुई वो सब एक ही स्टैंडर्ड साइज की थी। इसका मतलब यह है कि उनका कंस्ट्रक्शन का तरीका कितना स्टैंडर्डाइज था। पूरा शहर भी मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटा था। एक थोड़ा ऊंचाई पर बना किला, जिसे सिटाडेल कहते हैं, शायद वहां रूलिंग क्लास रहती होगी, और नीचे था आम लोगों का शहर। तो चलिए अब इन पुराने महानगरों का एक छोटा सा वर्चुअल टूर करते हैं और देखते हैं कि इन खंडहरों में क्या क्या राज दबे पड़े हैं। हर शहर की अपनी एक अलग पहचान थी। जैसे मोहनजोदाड़ो में मिला ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा पब्लिक पूल। हड़प्पा में मिले बड़े बड़े अन्न भंडार यानी ग्रेनरीज। गुजरात का लोथल तो एक बहुत बड़ा बंदरगाह, एक डॉकयार्ड था। और कालीबंगन में दुनिया के सबसे पहले जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं। ये सारी खोजें मिलकर एक ही तरफ इशारा करती हैं कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वेल ऑर्गेनाइज समाज का। और सच कहें तो यही इन शहरों की सबसे बड़ी खासियत है, जो हमें आज भी इतना हैरान करती है। इन खंडरों को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक थे, और उनके लिए पब्लिक वेलफेयर यानी लोगों की भलाई बहुत मायने रखती थी। ठीक है, तो शहरों की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो इन शहरों में रहते थे। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी, इसका अंदाजा हमें उन चीजों से मिलता है जो वो अपने पीछे छोड़ गए। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। हमें सबूत और अनुमान के बीच का फर्क समझना होगा। जो चीजें पक्की हैं वो ये कि वो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे और वो दुनिया में कॉटन यानी कपास उगाने वाले पहले लोग थे। ये फैक्ट्स हैं। लेकिन कुछ चीजें सिर्फ अंदाजा है, एक एजुकेटेड गेस। जैसे बहुत सारी फीमेल मूर्तियां मिलने से लगता है कि शायद समाज मात्र सत्तात्मक हो, या क्योंकि कोई बड़े महल या बहुत ज्यादा हथियार नहीं मिले हैं तो शायद वो शांति से रहने वाले लोग थे, जिन पर कोई राजा नहीं बल्कि पुजारी या व्यापारी वर्ग शासन करता था। उनकी इकोनॉमी का बेस तो एग्रीकल्चर ही था, खेतीबाड़ी। लेकिन ट्रेड यानी व्यापार उनकी लाइफलाइन थी। वो गेहूं, जौ, मटर जैसी फसलें उगाते थे और भैंस, भेड़, बकरी जैसे जानवर पालते थे। और लोथल जैसे पोर्ट से उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। वहां से वो टेराकोटा के बर्तन, मनके,
सोना, चांदी और दूसरी कई कीमती चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। अब जरा उनकी धार्मिक मान्यताओं पर नजर डालें। वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है कि वो एक मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की पूजा करते थे, जो शायद फर्टिलिटी की प्रतीक रही होंगी। इसके अलावा कुछ मोहरों पर एक योगी जैसी मुद्रा में बैठे देवता की तस्वीर मिली है, जिन्हें पशुपति या प्रोटो शिवा कहा जाता है। कई लोग इसे बाद के हिंदू धर्म से जोड़कर देखते हैं। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई बड़े भव्य मंदिर नहीं मिले हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, इस पहेली का वो हिस्सा जो आज भी अनसुलझा है। आखिर इतने फलती फूलती, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई? इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। कई अलग अलग थियरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बाहर से कोई हमला हुआ, कुछ कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी बाढ़ या भूकंप आया होगा। कुछ थियरीज नदियों के रास्ता बदलने या फिर एक बड़े क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा करती हैं। हो सकता है सच इनमें से किसी एक में ना हो, बल्कि इन सब का एक मिलाजुला असर रहा हो, एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन जिसने दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक को खत्म कर दिया। और यहीं आकर हमारी सारी जासूसी एक बड़ी दीवार से टकराकर रुक जाती है। उनका सबसे बड़ा सुराग, उनका सबसे बड़ा राज उनकी लिखाई में छिपा है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। ये एक तरह की पिक्चर वाली स्क्रिप्ट है जिसमें 400 से ज्यादा अलग अलग सिंबल या चिन्ह है। इसे लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। पहली लाइन दाएं से बाएं, फिर अगली लाइन बाएं से दाएं। इस स्टाइल को बूस्ट्रोफेडन कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई किसान खेत जोतता है, एक तरफ जाता है और फिर वापस आता है। जब तक ये कोड टूट नहीं जाता, सिंधु घाटी के लोगों की आवाज शायद इतिहास में हमेशा के लिए खामोश ही रहेगी। अगर हम इसे पढ़ पाएं तो क्या पता चलेगा? क्या वो हमें अपने खत्म होने की असली वजह बताएंगे, या अपने राजाओं, अपनी कहानियों, अपने भगवानों के बारे में बताएंगे? कौन जानता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा एक रहस्य ही बनकर रह जाए। और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कितना नाजुक होता है, जैसे रेत पर लिखी कोई इबारत। और ना जाने कितनी ही ऐसी शानदार दुनियाएं वक्त की गहराइयों में हमेशा के लिए खो चुकी हैं।